नमस्कार, न्यूज एट वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं और आपका प्राइम टाइम ये शो इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस 1 घंटे तक हम लगातार बातचीत करेंगे अगली कुछ बड़ी खबरों पर। संभल का बड़ा मामला लगातार इस वक्त सुर्खियों में है और संभल में रानी की बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से इसकी खुदाई जा रही है और हर दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा संभल से निकलकर सामने आ रहा है। तो खुदाई में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ साथ फिरोजपुर किले का भी एएसआई टीम ने सर्वे किया है। देखिए, संभल में रानी की बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। खुदाई में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और कोई ना कोई बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है। फिरोजपुर किले का भी एएसआई टीम ने सर्वे किया है और अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है कि अतिक्रमण किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में रानी की बावड़ी की खुदाई का काम जारी है संभल में और इस बीच भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई वहां पर लगातार सर्वे कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने फिरोजपुर किले का भी सर्वे किया है। एएसआई के अलावा डीएम और एसपी ने भी यहां निरीक्षण किया। प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये संभल की तस्वीरें हैं जहां पर पहले एक मंदिर मिला था। मंदिर मिलने के बाद वहां पर कुएं की खुदाई हुई थी और उसके बाद वहां कुछ खंडित मूर्तियां मिली थी। उसके बाद वो ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता गया और चंदौसी में भी खुदाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर एक किला तक मिल गया। एक किले की शक्ल में जमीन के अंदर कई सारे आवेश मिलने की जो बात है वो की जा रही है, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये मामला आज तक दबा क्यों रहा और ये किसके संरक्षण में रहा, आखिर इसमें खुलासा क्यों नहीं हुआ। तो अभी फिलहाल खुदाई जारी है। वहां पर जेसीबी मशीन का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है और मैन पावर के जरिए ही इस खुदाई को और भी बढ़ाया जाने की कोशिश की जा रही है। अतिक्रमण को लेकर फिलहाल एएसआई ने जो है वो नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान अतिक्रमण पर बनाई गई एक दीवार को भी गिरा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये किला 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस किले का संरक्षण एएसआई की ओर से किया जा रहा है। इस किले की स्थिति लगातार जर्जर होती जा रही है। फिरोजपुर किले का इतिहास संभल से 7 किलोमीटर की दूरी पर किला मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में निर्माण 1650 या 1655 में किले का निर्माण कराया गया। किले के अंदर एक कुआं और बुजुर्ग दोनों के ही संरक्षण का जिम्मा एएसआई के पास है। तो संभल में जो रानी की बावड़ी है उसकी खुदाई जारी है पिछले कुछ दिनों से। खुदाई में हर रोज कोई नए बड़े खुलासे हो रहे हैं और उस खुलासे की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिरोजपुर किले का इतिहास आपको बताएंगे। संभल से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह किला है। देखिए, फिरोजपुर किले का इतिहास जो है वो आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका सर्वे भी किया गया है। वहां पर अतिक्रमण को लेकर एएसआई ने नाराजगी जताई है। मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में इसका निर्माण हुआ था। 1650 या 1655 में किले का निर्माण कराया गया। ये आज का नहीं, बहुत पहले का निर्माण है। 1650 या 1655 में ये संभावनाएं। किले के अंदर एक कुआं और बुर्ज भी दिखाई देता है और इन दोनों का जो संरक्षण का जिम्मा है वो एएसआई के पास है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इनका संरक्षण कर रही है, ये इनका देखभाल कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये खुदाई अगर इसी तरह से संभल में बढ़ती जाती है तो आने वाले समय में ये किस दिशा में जाएगी, इसकी जब पूरी रिपोर्ट तैयार होगी एएसआई की तरफ से वो प्रशासन को सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट में क्या आधार होंगे, क्या तथ्य होंगे, क्या तर्क होंगे, क्योंकि जो भी मिल रहा है वो सामने मिल रहा है। जब भी खुदाई हो रही है तो कुछ न कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है और उससे ये साफ होता है कि जो इतिहास, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो इस गहराई में छिपी हुई हैं, बंधी हुई हैं, जिनको अब निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। एएसआई सर्वे कर रही हैं। हर दिन उनकी टीम वहां पर पहुंच रही है और देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि आखिर ये मामला क्या है। विजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, आज का मामला अगर हम विस्तार से समझना चाहेंगे, आज दिन का मामला सुबह से लेकर अभी तक, तो क्या अपडेट निकल कर आ रही है?
बता दूं, आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार जो संभल है वहाँ को तीर्थ स्थलों को लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं। लगातार जो तीर्थ स्थल है, एएसआई हो चाहे यहाँ के प्रशासन अधिकारी हो, वो लगातार तीर्थ स्थलों का खुलासा कर रहे हैं, कूपों का खुलासा कर रहे हैं। एक मृत्यु और निकला है। तो मैं आपको बता दूं, चीजें हैं, बावड़ी की खुदाई लगातार आप देख ही रहे हैं। फिरोजपुर का जो मामला है पूरा ये देख रहे हैं आप, संभल से महज ये 7 किलोमीटर की दूरी यहाँ की है। तो लगातार ये जो सारी चीजें हैं, लगातार अब प्रशासन इसके खुलासे में लग गया है और लगातार जो है जैसे संभल 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद जिस तरह से खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, प्राचीन शिव मंदिर मामला हो, राधा रानी मंदिर मामला हो, बाके बिहारी का मंदिर का मामला हो, तो अब तीर्थ स्थलों की एक तरह से संभल में पूरी झड़ी लगती जा रही है। और लगातार जैसे पूर्वजों के द्वारा जो चीज बताई गई थी, इतिहास में जो चीजें दर्ज हैं, गूगल पर जब सर्च करें वो चीज निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं जो नक्शा है वो बिल्कुल सच के आधार पर बिल्कुल सच दिखाई दे रहा है। इसी तरह तो लेकिन क्या ये पता लग पा रहा है कि आखिर ये किन वजहों से ये दब गया, ये मामला दबा हुआ रहा? क्या कुछ हिंदू लोगों ने भी गलतियां की हुई हैं पिछले कुछ दिनों में कि इसे सामने नहीं रखा गया और ये ऐसे ही दबता रह गया, जमीनें भेज दी गई, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर बना दिए। लेकिन मुद्दा दूसरी तरफ ये भी निकल कर आ रहा है कि भाई वहां पर पलायन करवाया गया था, जबरन हिंदुओं को वहां से निकाला गया था। देखिए, बिल्कुल शीतल, हमने जमीनी स्तर पर बात की है, तो जिस तरह से लोग दंगों की बात करते हैं, दंगों की कहानी बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रूप कपाने वाली वो चीजें हैं, वो घटना हुई। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, कुछ दलित लोगों ने, जैसे यहाँ के स्थानीय लोगों से बात हुई है और भी बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो जो दलित थे, जो लोग डरे सहमे थे, उन्होंने उस समय मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो यहाँ से दहशत के चलते पलायन कर गए। अब बात इस बात की आती है कि इन चीजों को अब तक दबाया क्यों गया, तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों से बात करते हैं तो उनका यही सीधा आरोप है कि अब तक जो सरकारें रही वो हिंदू विरोधी थी, इसलिए इन चीजों को नहीं रखा गया। अब ऐसा लगता है लोगों की जो भावनाएं हैं उनको बल मिला है और उनको लगता है कि अब हिंदू सरकारें हैं, इसलिए अब जिस खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, अब चीजों को रखा जा रहा है। तो हिंदू लोग कहीं ना कहीं इस चीज को तो मानते हैं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन उनका कहना लगातार ये भी है जीरो ग्राउंड पर कि अब तक सरकारें जो थी उन पर भरोसा नहीं था कि शायद न्याय मिल पाए, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को लेकर अब न्याय मिलेगा। तो ये चीजें लगातार खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जहां पर भी खुदाई होती है वहां से कोई ना कोई चीज निकल कर आती है, आधार निकल रहा है, एक प्रमाण निकल रहा है। तो क्या हम मान सकते हैं अभी से कि किस दिशा में ये पूरा मामला जाने वाला है? इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा? बता दो, अधिकारियों से जब हम बात करते हैं, अब तक भले ही संभल कहा गया हो, इस संभल को अभी तक, पहले मैं आपको बता दूं 2012 में भले ही ये भीमनगर बना और उसके बाद इसकी संभल की नींव रखी, समाजवादी ने फिर से इस पर संभल पर जोर दिया, लेकिन अब संभल को जो है लगातार उसको देखा जा रहा है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो इस संभल को संभल जनपद नहीं कहते, वो संभल को नगरी कहने लगे, संभल नगरी। आप देखें, एडिशनल से बात करें चाहे डीएम से बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो संभल है, अब दुनिया तो इसको देख ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तीर्थ की ओर ये संभल चल पड़ा है, धर्म की ओर संभल चल पड़ा है, धार्मिक स्तर की ओर संभल जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं तीर्थ नगरी की ओर संभल चल पड़ा है और ये जल्द ही देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए। विजेंद्र हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि सर्वे हो रहा है और लोग भी, अब लोगों की मानसिकता भी बदल रही है, लेकिन आने वाले समय में क्या इसका असर सांप्रदायिक सौहार्द पर पड़ेगा, क्या आपसी सौहार्द पर पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जरा बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, क्योंकि राजधानी दिल्ली राजधानी है पूरे देश की, और अगर राजधानी दिल्ली की सियासत पूरे देश की हवाओं और फिजाओं में नजर आए तो ये अधूरा सा लगता है। अगले साल विधानसभा के चुनाव दिल्ली के अंदर होने हैं, लेकिन उससे पहले कैश मामले की गूंज अब निकलकर सामने आ रही है। कैश मामले पर बीजेपी आप बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी हो चुका है, तेज हो गया है, और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में नोट बांटने का आरोप बीजेपी पर लगाया गया है। तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर नोट बांटने का आरोप लगाया है, और ये चुनाव से पहले ठीक इस तरह से कैश पर सिलसिला शुरू हो चुका है। कैश मामला अब सुर्खियों में है और आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है। खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, उनके घर पर महिलाएं जाती हैं और वहां से कैश लेकर आती हैं, और उस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेकिन देखना होगा कि असलियत क्या है, इसके पीछे रियलिटी क्या है। दिल्ली चुनाव सियासत गर्म हो चुकी है। आप बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगा है।
वोट के बदले लोगों में पैसे बांट रही है बीजेपी, ये भी कहा गया है। और महिलाओं को बुलाकर 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने मुझे देशद्रोही बोलकर पूरी जाट कौम को देशद्रोही बोला है, प्रवेश शर्मा ने कहा। ये प्रवेश शर्मा ने पलटवार किया है। अब प्रवेश शर्मा कौन है? वो बीजेपी के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं। मेरे परिवार के लोगों ने देश के लिए जंग लड़ी है। मेरे पिता डॉक्टर साहिब सिंह हमेशा लोगों की मदद करते रहे हैं, उन्होंने पलटवार किया है। लेकिन अब ये पैसे का मामला जो है वो बढ़ रहा है। प्रवेश वर्मा ने पलटवार में और भी क्या बातें कही हैं। मैं भी तो लोगों की सहायता कर रहा हूं। दिल्ली देहात कभी केजरीवाल को माफ नहीं करेगी। मेरे परिवार के लोगों ने देश के लिए जंग लड़ी है, ये उन्होंने कहा है प्रवेश वर्मा ने, जिन पर आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये वे पैसे बांट रहे हैं दिल्ली चुनाव से पहले। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर चुनावी प्रक्रियाओं पर अब इस दौर में सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। ये आज नहीं बल्कि कुछ प्रदेशों में चुनाव के बाद भी कई तरह के सवाल, चाहे वो ईवीएम पर हो या धन बल पर हो। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, अब जब उपचुनाव हुए थे विधानसभा के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ, वहां पर भी धन बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था वर्तमान सरकार पर। लेकिन क्या वाकई में चुनाव में या चुनावी प्रक्रिया में धन और बल का प्रयोग किया जाता है? सत्ताधारी दल इन चीजों से अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। ये तमाम सारे सवाल खड़े हैं और इन सवालों का जवाब क्या है और इन सवालों का जवाब किस पिटारे से निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या चुनाव आयोग इन प्रक्रियाओं को नजदीक से देखता है और अगर देखता है तो इन पर कार्रवाई करता है? ये बड़े सवाल हैं। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों को सत्य करना, इन आरोपों को प्रमाणित करना, ये किसका काम है और ये आखिर होता क्यों नहीं है? चुनाव आते हैं और चुनाव की डफलियों में ये सब कुछ ठंडे बस्ते में चले जाता है। अब हमारे साथ थोड़ी देर में एक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जरा बताएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं। साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल है, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करी है।
आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सांठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सांठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप संजय जी जिक्र कर रहे हैं, उसमें अजय माकन ने ये भी कहा है कि जो गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक पार्टी पे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कह रही हैं? उन्होंने नोट बांटने का आरोप तो लगा ही लगा है, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सांठगांठ है और उसी सांठगांठ के आधार पर अब राजनीति की जा रही है ताकि आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान हो। लेकिन यह आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मैं सीधे उन्हीं के पास जाना चाहूँगा। नीतीश चौरसिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई में बीजेपी और कांग्रेस एक ही नाव पर सवार हैं और वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत। नीतीश जी, आतिशी को आपने सुना, पैसे बांटने का आरोप बीजेपी के नेताओं पर कल लगा हुआ है और अब ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठजोड़ है, सांठगांठ है और वो हमें हराना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस का खर्चा या कांग्रेस के प्रत्याशियों का खर्चा बीजेपी उठा रही है। क्या वाकई में ऐसा है, आपका दोस्त दुश्मन का दोस्त बन जाए? देखिए, जब साच आपके सामने हो तो कहीं ना कहीं ये बात तो सवाल तो आपके भी जहन में है और मेरे भी जहन में है और दिल्ली की जनता के भी जहन में है। बिल्कुल। हम जब एक बार पूछते हैं कि जब सामने कैश पकड़ा जा रहा है ये कह के कि इसमें मोदी जी की फोटो है, अमित शाह जी की फोटो है, जेपी नड्डा जी की फोटो है, प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, ये कोई सामाजिक सेवक तो है नहीं, ये एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक तौर पे ऑन कैमरे रिकॉर्ड पे चीजें पकड़ी जा रही है, और तो कहने की बात नहीं, उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ हमने पैसे दिए। और हास्यास्पद बात तो ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हमने 1100 रुपए की मदद जो करी है उसमें उनका बिजली का, पानी का, खाना, दवा, घर गृहस्थी, बच्चों की फीस, सब कुछ वो 1100 रुपए में दे देंगे। ऐसा वो कह रहे हैं सर कि हमारा परिवार ही पूरे लोगों की सहायता करता है और मैंने मैं एक सेकंड में थोड़ी सी बात और कंप्लीट कर दूं। जी बोलिए। इस पूरे प्रकरण में आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रकरण को खुलासा करने में आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं अगर हम कांग्रेस के अगर की स्टैंड की बात करें तो आप देख पाए होंगे अभी तक कांग्रेस का कोई भी इसके प्रति स्टैंड नहीं है और अभी भी कांग्रेस को जहां एफआईआर दर्ज करानी चाहिए वहां ना करके आज इस तरीके की चीजें कर रही है जो हमारे नेताओं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख के खिलाफ वो कंप्लेंट दर्ज करा रही है। ये क्या दिखलाता है? क्यों नहीं दिल्ली की जनता ये सवाल करे कि आप पर्दे के पीछे कांग्रेस और भाजपा एक गठबंधन के तहत दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हो। इंडिया गठबंधन के जो मूल था आप उससे बिल्कुल विपरीत हो। हम ऐसा सवाल क्यों ना उठाएं और अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो हम क्यों ना माने कि ये पर्दे के पीछे की राजनीति जो है जैसा हम समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल परफेक्ट है। आपने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक आवाज नहीं उठाई, भाजपा के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे हो और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हो। नीतीश जी, लेकिन इतने सारे आरोप लगने के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कहां पर रुकावट होती है, क्या वजह होती है? आपके सामने भी संवैधानिक जो दरवाजे हैं या जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, तो क्या आप उन पर भी चलकर उन पर कार्रवाई करने का आग्रह कर सकते हैं? और अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो वजह क्या है?
कल हमने एसएचओ बाराखंबा थाने में कंप्लेन दर्ज करा दी है परवेश वर्मा जी की कि उन्होंने कैश देके वोट देने की अपील, जो कि भारत के न्याय संविधान में बिल्कुल भी नहीं है, गैर कानूनी है और इस तरीके की चीजें उन्होंने करी है। हमने इसकी भरपूर कंप्लेन ऑन रिकॉर्ड और साक्ष्य के साथ एसएचओ दिल्ली पुलिस को दी है और हम मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द इसका निवारण हो और चुनाव से पहले ये सब चीजें स्पष्ट हो जाए। और जिस संस्था की ये बात कर रहे हैं वो संस्था आज के समय में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो हम ईडी सीबीआई से भी ये मांग की हमने कि इसकी फंडिंग की जांच हो कि ये पैसा कहीं अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा तो नहीं है। सांसद जी ने अपने इलीगल तरीके से तो पैसे नहीं कमाए। ठीक है, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, अभी आतिशी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। इस पर भी जवाब लूंगा आपसे नीतीश जी कि क्या वाकई में दिल्ली के अंदर कांग्रेस बीजेपी एक है, एक नाव पे सवार हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए? बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बता रहा था 2-3 बातें। अगर इस तरीके के मूल्य में अगर कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल शांत है, साइलेंट है, तो ऐसे में बिल्कुल माना जाता है। मैं आतिशी जी की बात का समर्थन करता हूं कि क्यों नहीं हम समझे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है। इतने बड़े कैश कांड में परवेश वर्मा जी के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज नहीं करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को देशद्रोही कहते हैं, जो दिल्ली का बेटा जो एक एक व्यक्ति का ख्याल रखता है, हर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराता है, ठीक है, पेंशन की राशि बढ़ाता है, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर चीज की बेसिक सुविधाएं मुहैया कराता है। लेकिन नीतीश जी कांग्रेस तो आपकी इस तरीके ऑफिशियल के दोस्त आरोप लगा है के कहीं ना कहीं चुनाव के मैदान में आप भाजपा को मदद कर रहे हो। कांग्रेस तो आपकी ऑफिशियल दोस्त है, ऑफिशियल पार्टनर है, इंडिया गठबंधन की पार्टनर है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा अपने ही पार्टनर के साथ कोई दल करेगा, अपने गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? इंडिया गठबंधन के तमाम वो जो नियम कानून थे उसको कांग्रेस नहीं ध्यान रख रही है और यही वजह है कि अभी उन्होंने कहा ना कि हम अन्य भी घटक दलों से बात करेंगे। इंडिया गठबंधन की जो हमारी बेसिक अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी वो चीजें फॉलो नहीं कर रही कांग्रेस और इस पे हमें विचार करना पड़ेगा कि आगे उसके साथ कंटिन्यू इंडिया गठबंधन में करना है कि नहीं करना। और बाकी दलों से भी हम अपील करेंगे कि कांग्रेस को मुख्य धारा से हटाएं। आपको लगता है कि बहुत इजी होगा, आसान होगा आप सबके लिए कांग्रेस को मुख्यधारा से अलग करना, क्योंकि कांग्रेस बड़े भाई के तौर पर आपके गठबंधन में है, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पास हैं, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पास है, तो क्या इतना आसान हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए उनको हटाना और किसी और को बनाना? और अगर आप किसी और को चाहते हैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देना, तो कौन ऐसा चेहरा है आपके पास जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी नीतियां हो सकती हैं, हम उसके नीति पे नहीं जा सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी और अन्य दलों की जो अपनी नीति है भाई उसके तरीके से अगर कांग्रेस कोई विफल करती है, अगर हम देखिए जब कोई एक कॉमन मिनिमम प्लान बनता है तो हर व्यक्ति उस कॉमन मिनिमम प्लान को फॉलो करने के लिए कटिबद्ध होता है, तभी एक कोई संस्था और समूह भी चल सकती है। अगर ऐसे में वो नंबर की बात मैं नहीं करता, नंबर किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी कम हो सकता है, कोई उसके नाते किसी पद पे रह सकता है, वो अलग विषय है। लेकिन अगर कोई आदमी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, किसी संस्थान के कार्रवाई के डिसिप्लिन में नहीं होगा, तो उस पर कार्रवाई और उस पर जवाबदेही दोनों ही उसकी बनती है और उससे वो भाग नहीं सकता। इस पे उसे जवाब देना ही पड़ेगा और चीजों को स्पष्ट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। नीतीश जी, लौटता हूँ आपके पास और देखिए किस तरह से दिल्ली के अंदर जो है वो राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है, लगातार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर देखने को मिल रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे दिल्ली के भारत मंडपम लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बाल दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। व्यवहारिक अवसर मिले, युवाओं में समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की भावना बढ़े, इसके लिए मेरा युवा भारत अभियान शुरू किया गया है। भाइयों बहनों, आज देश की एक और बड़ी प्राथमिकता है फिट रहना। देश का युवा स्वस्थ होगा तभी देश सक्षम बनेगा। इसलिए हम फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। इन सभी से देश की युवा पीढ़ी में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
एक स्वस्थ युवा पीढ़ी ही स्वस्थ भारत का निर्माण करेगी। इसी सोच के साथ आज सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान पूरी तरह से जन भागीदारी से आगे बढ़ेगा। कुपोषण मुक्त भारत के लिए ग्राम पंचायतों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन, एक तंदुरुस्त स्पर्धा हो, सुपोषित ग्राम पंचायत विकसित भारत का आधार बने, ये हमारा लक्ष्य है। साथियों, वीर बाल दिवस हमें प्रेरणाओं से भरता है और नए संकल्पों के लिए प्रेरित करता है। मैंने लाल किले से कहा है, अब बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं अपनी युवा शक्ति से कहूंगा कि वो जिस सेक्टर में हो उसे बेस्ट बनाने के लिए काम करें। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें तो ऐसे करें कि हमारी सड़कें, हमारा रेल नेटवर्क, हमारा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पर काम करें तो ऐसे करें कि हमारे सेमीकंडक्टर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे ऑटो व्हीकल दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम टूरिज्म में काम करें तो ऐसे करें कि हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशन, हमारी ट्रेवल एमेनिटी, हमारी हॉस्पिटैलिटी दुनिया में बेस्ट हो। अगर हम स्पेस सेक्टर में काम करें तो ऐसे करें कि हमारी सैटेलाइट्स, हमारी नेविगेशन टेक्नोलॉजी, हमारी एस्ट्रोनॉमी रिसर्च दुनिया में बेस्ट हो। इतने बड़े लक्ष्य तय करने के लिए जो मनोबल चाहिए होता है, उसकी प्रेरणा भी हमें वीर साहबजादों से ही मिलती है। अब बड़े लक्ष्य ही हमारे संकल्प है। देश को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं, भारत को जो युवा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमाल संभाल सकता है, भारत का जो युवा अपने इनोवेशन से आधुनिक विश्व को दिशा दे सकता है, जो युवा दुनिया के हर बड़े देश में, हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा सकता है, वो युवा जब उसे आज नए अवसर मिल रहे हैं तो वो अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य सुनिश्चित है। आत्मनिर्भर भारत की सफलता सुनिश्चित है। साथियों, समय हर देश के युवा को अपने देश का भाग्य बदलने का मौका देता है। एक ऐसा कालखंड जब देश के युवा अपने साहस से, अपने सामर्थ्य से देश का कायाकल्प कर सकते हैं। देश ने आजादी की लड़ाई के समय देखा है, भारत के युवाओं ने तब विदेशी सत्ता का घमंड तोड़ दिया था। जो लक्ष्य तब के युवाओं ने तय किया, वो उसे प्राप्त करके ही रहे। अब आज के युवाओं के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है। इस दशक में हमें अगले 25 वर्षों के तेज विकास की नींव रखनी है। इसलिए भारत के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इस समय का लाभ उठाना है। हर सेक्टर में खुद भी आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है। मैंने इसी साल लाल किले की प्राचीर से कहा है, मैं देश में 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं जिसके परिवार का कोई भी
सक्रिय राजनीति में न रहा। अगले 25 साल के लिए ये शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे युवाओं से कहूंगा कि वो इस अभियान का हिस्सा बने, ताकि देश की राजनीति में एक नवीन पीढ़ी का उदय हो। इसी सोच के साथ अगले साल की शुरुआत मैंने 2025 जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन भी हो रहा है। पूरे देश, गांव-गांव से, शहर और कस्बों से लाखों युवा इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसमें विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी, उसके रोडमैप पर बात होगी। साथियों, अमृतकाल के 25 वर्षों के संकल्पों को पूरा करने के लिए ये दशक, अगले 5 वर्ष बहुत अहम होने वाले हैं। इसमें हमें देश की संपूर्ण युवा शक्ति का प्रयोग करना है। मुझे विश्वास है आप सब दोस्तों का साथ, आपका सहयोग और आपकी ऊर्जा भारत को असीम ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर हमारे गुरुओं को, वीर साहिबजादों को, माता गुजरी को श्रद्धापूर्वक सर झुका करके प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और नए ये वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे। चलो फिलहाल वक्त ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।